नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति का एक फैसला अभी सरकार के पास नहीं आया है और सबसे पहले सरकार इस संबंध में बने एक्ट का अध्ययन करेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहां पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। बता दें कि इस दौरान उन्होंने ग्यारसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और राज्य में सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास, रोजगार, उद्योग और आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देने की बात कही और राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दोहराया। उनके समय में इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि प्रदेश से बाहर से आकर लोग, कोई कहता है कि हम बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, कोई कहता है हम बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, कोई अस्पताल बनाएंगे, और कोई कहता है स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते। प्रयोजन कुछ होता था, उस प्रयोजन में वो उसका उपयोग नहीं करते थे और अन्य प्रयोजनों के लिए उसको उपयोग कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के अंदर सख्त भू कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लेने का भी हमने काम किया है। उनके समय में इस प्रकार जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव रहा है। इसमें इजरायल-ईरान युद्ध का असर अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां कॉमर्शियल एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है। बता दें कि मसूरी, देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में गैस का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों संचालकों में चिंता है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री को सूचित किया है। आज सवेरे मुझे मसूरी से, देहरादून से, हरिद्वार से होटलियर्स की जो है सूचना मिली है कि कमर्शियल गैस की उपलब्धता कम होते जा रही है और उन्होंने बड़ा कमर्शियल गैस का जो उपलब्धता है उस पर चिंता जाहिर की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं, मैं केंद्र से बात कर रहा हूं और ये कमर्शियल वायबिलिटी जल्दी हो जाएगी। डोमेस्टिक गैस में कोई कमी नहीं है, पर आपको बताया युद्ध का वातावरण बना हुआ है और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है वो संभव किया जा रहा है। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन या फिर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी चर्चा करने की बात कही, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सतपाल महाराज के बयान पर सवाल उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए, उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे।
हो पा रहा है, यूज तो उसका हम कर रहे हैं, पर मेरा कहने का मतलब अगर कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन हो जाए, वेडिंग डेस्टिनेशन हो जाए तो उसका और लाभ मिलेगा हमको, आर्थिक लाभ मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर घेरा। आपको बता दें कि इस दौरान भूमिधरी अधिकार, स्मार्ट मीटर, पुलिस व्यवस्था और पंचायत चुनाव में आरक्षण पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापे ने खटीमा में 125 एकड़ जमीन और उससे जुड़ी फसल से मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कही, जिस पर विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और आरक्षण को लेकर गड़बड़ियां भी उठाई और इन मुद्दों पर समाधान की उम्मीद जताई है। जो खटीमा के 125 एकड़ जमीन को जिसकी फसल को जोत दिया गया उसमें सरकार के मुंह में दही जम गया, कोई जवाब नहीं दे पाई है। इसके अलावा आज हम सब लोग भूमिधरी अधिकार को लेकर, क्योंकि एक आम आदमी की सबसे जरूरतमंद चीज है, एक किसान की जरूरत है, क्योंकि भूमिधरी अधिकार नहीं है तो सरकारी लाभ नहीं मिलते, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए भूमिधरी अधिकार सबको दिया जाए। जो जमीन पर बैठे उस पर चर्चा कर रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा हम पुलिस के ग्रेड पे पर बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर पे जो बढ़कर बहुत बिल आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है, जिसके तहत गणेश गोदियाल ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बनी तो उनकी शहादत होगी। तो वहीं अब इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि गणेश गोदियाल वरिष्ठ विधायक रहे हैं, लेकिन जब वे 2012 से 2017 तक महत्वपूर्ण पदों पर थे तब उन्हें गैरसैंण की याद क्यों नहीं आई। देखिए, गणेश गोदियाल जी तो वरिष्ठतम विधायक रहे हैं, 2002 में विधायक बन गए थे, तब उनको गैरसैंण की याद नहीं आई थी। 2012 से 17 तक महत्वपूर्ण पद में रहे और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण पद में हैं, और इस तरीके के बयान देने से पहले या इस तरीके की बात करने से पहले उनको सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। चलने नहीं देना चाहती या बीजेपी सत्र चलाना नहीं चाहती। आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 5 सालों के सत्र चलाने के जब आप आंकड़े देखेंगे, पिछले 9 सालों का ये 9 सालों में ही आप देख लीजिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। पिछले 2022-23 में सत्र 8 दिन चला। ये राज्य इसलिए बनाया गया कि यहाँ का जो विधानसभा का सत्र होगा वो 8 दिन चलेगा। इस पर्वतीय राज्य की जो समस्याएं हैं उनके लिए आप 8 दिन का समय भी नहीं दे सकते, इसलिए उत्तराखंड के राज्य ने ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की सरकारें आपको दी। तो इनके विधायक क्या कह रहे हैं? इनके विधायक कह रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र आहूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां ठंडा है, इनको ठंड लगती है, इनको वो अपने ऑक्सीजन लेवल को लेकर के चिंता में है, अपने शरीर को लेकर के चिंता में। दिनेशपुर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ममता हालदार के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का हवाला देकर केंद्र सरकार गैस के दाम बढ़ा रही है, जिससे आम जनता का महंगाई का बोझ बढ़ा है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कीमतें जल्द नहीं घटाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 2026 हो गए, इन 11 सालों में देश की जनता को चूसने का काम किया है। आज महिलाएं त्रस्त है, 450 से लेकर 1200 रुपए तक अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, किसानों के खाद महंगे हो गए हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे छू रहे हैं। चलो अभी तो आप ये बहाना दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रहा है। आए दिन महंगाई की मार जनता भुगत रहा है। गैस सिलेंडर, मेरी बहन स्मृति ईरानी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम, तब वो पूरे देश के सामने सिलेंडर उठा के घूमती रहती थी कि रेट बढ़ा दिया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री जी वो महामहिम है, विश्व गुरु हैं। ईरान के साथ भारतवर्ष का संबंध दोस्ती का था। जब हमें सारे विश्व के मुस्लिम देश
ने हमारे खिलाफत किया था, तो एक ईरान था जो खड़े होकर हमारे भारतवर्ष का इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने समर्थन किया था, हमारा साथ दिया था। देखिए, आज जो हमने ये पुतला इसलिए फूका कि आए दिन जो है गैस की कीमतें बढ़ रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही 60 रुपये जो है गैस की कीमत बढ़ा दिए गए। तो ये जो है ये जो है महिलाओं का किचन में आग लगाने का काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने दाल रोटी को खत्म किया, अब जो सिलेंडर है उसको भी ये लोग इसमें इतना दाम बढ़ा रहे हैं कि महिलाओं के लिए किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। देहरादून में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 121.07 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित किया गया। बैठक में गैर सनातनों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बता रहा है और सदन में आवाज उठाने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को अभी प्रस्ताव की आधिकारिक जानकारी नहीं है। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हर धार्मिक स्थल का, हर धर्म के धार्मिक स्थल का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मेरा धर्म भी आदर करता है और सम्मान करता है। मुझको मालूम है कि हर की पैड़ी पर नहीं जाना, तो मैं नहीं जाता। मेरी पार्टी के प्रभारी और आते हैं वो लोग, मैं साथ होता हूँ, तो उन्हें जाना हुआ, मैं रुक गया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना वहाँ पर। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ किसी भी धर्म के स्थान पर जिस दूसरे की जरूरत नहीं है उसका जाना मैं व्यक्तिगत रूप से, कानून हो या ना हो, मैं खुद अनुचित मानता हूँ। देखिए, मंदिर में जो भी आता है आस्था से आता है और केदारनाथ दुनिया के आस्था का केंद्र है, श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो मंदिर के अंदर अगर मंदिर बीकेटीसी ने निर्णय लिया है तो मैं उनके निर्णय का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस बात को मैं भी पिछली बार मैंने भी कहा था कि मंदिर में गैर हिंदुओं पे प्रतिबंधित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने निर्णय लिया, स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायक लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान प्रदर्शन में सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के नेता सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक लखपत बोटोला ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप देखिए, जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष के 22 विधायक की आवाज दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं, प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारी विधायक विधानसभा हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग गई। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 60 दिन विधानसभा चलती है, 28-28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम मेले में प्रशासन इस बार श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। मेला मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने खामियों को सुधारने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। ठोलीगार्ड और अन्य स्थलों पर चिकित्सकीय टीम, एम्बुलेंस और पानी की टैंकर की व्यवस्था की गई है। यहाँ लगभग हमें 15 साल हो गए आते हुए, और श्रद्धा की बात यह है कि हम लोगों में श्रद्धा क्या हो सकती है बताओ। ये तो सब उन्हीं का काम है, वो ही करवा लेती है अपने आप से, नहीं तो किसी में कोई भी वो नहीं है कि वो कुछ कर पाए। लगभग 15 साल से ये वो मुझे सेवा का भागी बना रही है और मैं आ रहा हूँ। 1 साल बीच में नहीं आ पाया, वो लॉकडाउन जो टाइम था उसमें हो ही नहीं था, तभी नहीं आ पाया हूँ। बिल्कुल नो डाउट ये तो है, वो तो हमारे मतलब जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उनमें इनका नाम आता है। व्यवस्था के लिए तो हमने उनको रखा हुआ है, सरस वालों को, वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर सभी व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए जल संस्थान को निर्देशित किया और जगह जगह पर हम समय समय पर जांच भी कर रहे हैं। पानी, पेयजल उनको समय समय पर उपलब्ध होता रहे,
तो इसलिए हमने उनकी भी व्यवस्था की हुई है। और जैसे अगर कभी आग लगने की घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हमारी फायर टीम के साथ सामंजस्य बना हुआ है और फायर टीमें हमारी 3 जगहों पर तैनात है। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए भी हमारी पूर्ण व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। हुआ करता था 2014 से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 2026 हो गए, इन 11 सालों में देश की जनता को चूसने का काम किया है। आज महिलाएं त्रस्त है। 450 से लेकर 1200 रुपए तक अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, किसानों के खाद महंगे हो गए हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे छू रहे हैं। चलो अभी तो आप ये बहाना दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रहा है। आए दिन महंगाई की मार जनता भुगत रहा है। गैस सिलेंडर, मेरी बहन स्मृति ईरानी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 450 का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम, तब वो पूरे देश के सामने सिलेंडर उठा के घूमती रहती थी कि रेट बढ़ा दिया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री जी वो महामहिम है, विश्व गुरु हैं। ईरान के साथ भारतवर्ष का संबंध दोस्ती का था। जब हमें सारे विश्व के मुस्लिम देश ने हमारे खिलाफत किया था तो एक ईरान था जो खड़े होकर हमारे भारतवर्ष का इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने समर्थन किया था, हमारा साथ दिया था। देखिए, आज जो हमने ये पुतला इसलिए फूका कि आए दिन जो है गैस की कीमतें बढ़ रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही 60 रुपया जो है गैस की कीमत बढ़ा दिए गए। तो ये जो है ये जो है महिलाओं के किचन में आग लगाने का काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने दाल रोटी को खत्म किया, अब जो सिलेंडर है उसको भी ये लोग इसमें इतना दाम बढ़ा रहे हैं कि महिलाओं के लिए किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया।
आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंड ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव तीर्थाटन और पर्यटन पर असर डाल सकते हैं और धर्म की कट्टरता पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और मंदिर समिति से आग्रह किया है कि इस विषय पर ठोस नीति बनाकर समाधान निकाला जाए। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन जहां तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहां तक 4 धामों में है तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। और चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर राज समिति की बजट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें बीकेटीसी से जुड़े मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो वहीं अब इस फैसले पर सियासी बवाल मच गया है, जिस पर कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताते हुए बीजेपी सरकार और मंदिर समिति पर फोकस आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे सनातन परंपरा का सम्मान बताते हुए कहा है कि जो लोग सनातन परंपरा का सम्मान करते हैं उन्हें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। और सरकार सिर्फ और सिर्फ समाज में जो एक हम कह रहे सामाजिक सौहार्द जो है उसको बिगाड़ने का कार्य कर रही है। कई बार कांग्रेस पार्टी ने, जब अभी गंगा महासभा की तरफ से इस तरीके का निर्णय आया था और विचार विमर्श किया जा रहा था, धामी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल किया था कि ये कौन तय करेगा, कैसे आप तय करेंगे कि गैर हिंदू जो है कौन है, क्योंकि गैर हिंदू की कैटेगरी में तो पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं और अन्य समुदाय के भी लोग आते हैं। गैर सनातनी से आशय है कि जो सनातन का सम्मान ना करे, जिसकी सनातन में आस्था नहीं है और जिसकी सनातन में आस्था करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी उनकी आस्था नहीं है, और जो बार बार सनातन को आघात पहुंचाए, सनातन को अपमानित करे या सनातन की मान्यताओं का सम्मान भी ना करे, वो कोई भी हो सकता है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए ऋषिकेश नगर निगम अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने व्यापार मंडल, टैक्सी, ऑटो और ठेलों संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान सड़कों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर में फुटपाथ और नालियों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। तो वहीं नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण न हटाने पर सामान जब्त और हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान किसी दबाव या नेतागिरी की अनुमति नहीं होगी। आज जो ऋषिकेश शहर है, यहाँ पर आगामी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने होगी और इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण भी होना है और एनकैप के तहत भी सर्वेक्षण होना है। ये बहुत सारे इश्यूज को लेकर के एक बैठक व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा
रेहड़ी ठेली और विभिन्न ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित यूनियन के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ रखी गई थी, और जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो नालियां हैं नगर निगम की, उनको अतिक्रमण मुक्त रखें। जो त्रिवेणी घाट है वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान से संबंधित रेहड़ी ठेली और इस प्रकार के चीजें न जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।